कि ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें रिवाइज करना है, जिसके लिए आपको ये नोट्स दिया जा रहा है। बेहतरीन नोट्स है और ये नोट्स उस चैप्टर के एक एक पॉइंट्स को उठाया गया है। सब कुछ इसमें मिल जाएगा। एक बार आप चेकआउट करेंगे, देखेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको नोट डाउन ना भी करें तो चलेगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाद बाकी आप एक बार यहाँ देख लीजिए और दूसरी बार आप अपने खुद से बुक पढ़ लीजिए सेल्फ स्टडी के टाइम पे। सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं मास डिफेक्ट के ऊपर। मास डिफेक्ट होता क्या है? तो जैसा इसका डेफिनेशन है, एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का एक्चुअल मास इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मान लेते हैं एक एटम है जिसके न्यूक्लियस पे यहाँ प्रोटॉन होगा और यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस एटम का, ये जो पूरा एटम है जिसका मास 24 यूनिट होगा, कुछ मान लेते 24 यूनिट होगा, और इस तीनों को मिला करके, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिला करके 26 हो गया। तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 यूनिट का, वो हो गया इसका मास डिफेक्ट। यही कह रहा है कि मास डिफेक्ट ये होता है कि जो एक्चुअल मास होता है किसी एटम का, वो हमेशा कम होता है किससे? जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी जिस जिस से मिला करके एक एटम बना होता है उससे हमेशा कम होता है, और वो जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं, राइट। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि नोट्स और जो पीडीएफ आपको मिले वो थोड़ा बेहतर दिखे। बाकी समझाने को मैं बता दिया कि क्या होता है मास डिफेक्ट। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि मास डिफेक्ट क्या होता है। एक्चुअल मास जो होता है किसी एटम का, वो हमेशा कम होगा किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जिस जिस से मिलकर के वो एटम बना होगा, और वही डिफरेंस जो मास का आता है उसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं, राइट। अब है आपका आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आर द एटम विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जहां पे किसी एटम का, यानी दो अलग अलग एटम है जिसमें सेम नंबर होगा प्रोटॉन का और डिफरेंट नंबर होगा न्यूट्रॉन का, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। दो अलग अलग या फिर दो से अधिक एटम जिसका सेम नंबर होगा प्रोटॉन का और जिसमें न्यूट्रॉन का अलग अलग नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। सिंपली ये समझिए कि बहुत सारे ऐसे एटम जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। हाइड्रोजन जिसको प्रोटोनियम कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम, ये अलग अलग है। यहाँ पे प्रोटॉन एक है, प्रोटोन एक है। अब प्रोटॉन एक है मतलब एटॉमिक नंबर एक है, सेम है, और जो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, और न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है। अब मास नंबर किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के मास नंबर बनता है, और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रॉन सब में अलग है, इसी की वजह से मास नंबर सबके अलग हो जाएंगे, बट एटॉमिक नंबर सबके सेम रहेंगे। और जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 0 है उसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, जो एक्चुअल में हाइड्रोजन होता है। जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 है उसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3 है उसको हम लोग ट्रिटियम कहते हैं, राइट। तो ये थे हाइड्रोजन के आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आइसोबार की बात कर ले तो एटम विद द सेम मास नंबर न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर सेम होगा बट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे ये 2 हो गया, किसी में ये 3 हो गया, किसी में ये 3 हो गया और किसी में ये 2 हो गया। जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर होंगे उसमें डिफरेंस होगा और मास नंबर सेम होगा। एक्चुअल में मास नंबर ही बनता है इसी चीज से, एटॉमिक मास नंबर इसी से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बट इस दोनों के नंबर वेरी कर जाएंगे, मैच नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका आइसोबार। आइसोटोन होता है विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 2 या 2 से अधिक एटम में न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा बट प्रोटॉन का नंबर अगर डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसको हम लोग आइसोटोन्स कहेंगे। आइसोबार होता है द मेटा स्टेबल स्टेट ऑफ ए न्यूक्लियस दैट हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। मेटा स्टेबल क्या बताया था मैंने कि जब भी एक्साइटेड स्टेट में होता है एक एटम, यानी एक्साइटेड स्टेट में एक एटम रहेगा, वो जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं मेटा स्टेबल, और उस समय में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 और 2 से अधिक एटम में होगा, तो वो सारे एक साथ क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स, राइट।
ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा है और इसके नोट्स बहुत सारे हैं, देख लीजिए। जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन सेल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है, जो ऑर्बिट, एक एटम में जो ऑर्बिट होता है और जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, वो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो उसमें देखेंगे, एक ये मान लेते हैं एटम, मान के लेते हैं एक एटम का स्ट्रक्चर है, कोई भी एटम होगा जिसमें अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग सेल्स होते हैं, उसके नाम होते हैं। न्यूक्लियस के साइड से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पे नंबरिंग देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसी तरीके से हर एक सेल का अपना अपना नाम होता है और नाम स्टार्ट होता है KLMN और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और ये जो न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, जिसमें होता क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो इसी तरीके से ये होता है, एक सेल होता है एटम का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जो फर्स्ट सेल है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो पहला है जिसको हम लोग के बोलते हैं या सेल नंबर 1 बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जो दूसरा है जिसको हम लोग एल बोलते हैं और जो सेकेंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और जो तीसरा है जिसको हम लोग एम बोलते हैं और जो थर्ड सेल है उसको हम उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है जिसपे हम लोग बैठाते हैं 2n²। इसको कहीं और लिखते हैं, ये होता है 2n²। अब ये n हो गया सेल नंबर, यानी यहाँ पे आप पुट करते जाएंगे जो कौन से सेल का हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। जैसे इस n के जगह पे अगर आप 2 रखते तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 यानी 8। तो दूसरे नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। इसी तरीके से आप हर एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और इसी तरीके का एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके से सेल्स होते हैं, राइट। ये मुझे इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि आपका जो नोट्स है वो थोड़ा बेहतर दिखे, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। जब आपको ये PDF मिले तो बेहतर दिखे। बाकी जो समझाने का चीज है, जो बात है, वो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अब जो वैलेंस सेल क्या होता है, किसी एटम का एक वैलेंस सेल होता है, वो क्या होता है कि किसी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यानी इसी में अगर बात कर ले, जो आपका फोर्थ सेल है, सबसे ऊपर है अभी इस एटम का, मान लेते हैं ये कोई एटम है और जिसका सेल फोर्थ सबसे बाहर वाला सेल है, तो उसमें वो जो सेल हुआ वो हो गया वैलेंस सेल, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको अगर जानना है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, कैसे घूम रहा है, तो वो सब आप क्वांटम नंबर से समझ सकते हैं। ये क्वांटम नंबर आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है उसको। आप ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है, फिजिक्स में भी कई बार पढ़ाया जाता है, इसको आप पढ़े भी होंगे पहले, तो इसको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। ये क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, कितना है, किस सेल में है, राइट। जैसे क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं। जो सबसे पहला होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं। दूसरा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको l से डिनोट करते हैं। और तीसरा होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट करते हैं। और जो चौथा है वो आपका स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो इस चारों का ये काम है, इस चारों क्वांटम नंबर का ये काम है कि किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन को आप जानना चाहते हैं, राइट। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, वो क्या बताता है, एनर्जी लेवल और सेल। यानी अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं और वहां पे आपको n का कोई वैल्यू दिया है, इसका ये मतलब होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इतने नंबर सेल में रहेगा। मान लेते हैं हमें n = 1 का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में जानना है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो सेल नंबर 1 है उसको चेक करना पड़ेगा, और उसी में हमें पता चलेगा कि हम उसी के इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं, राइट। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर सब सेल और इन ऑर्बिटल, यानी उस सेल में जो n है, जो सेल नंबर 1 है, उसके अंदर कितने सब सेल है, तो उस सब सेल को कैसे निकालेंगे, n-1 करके, राइट। अब उस यहीं पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक्सप्लेन हाउ मेनी ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन दी सब सेल। अब उस सब सेल के अंदर भी कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो हमें पता करना है कि उस जो आपका सब सेल है उसमें कितना ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग
वैल्यू उसका निकालेंगे L माइनस, यानी L का जो वैल्यू आएगा यहाँ से उसको हम लोग माइनस से लेकर के प्लस तक लिखेंगे, और जितना भी वो आएगा उतना सारा ऑर्बिटल उसमें एग्जिस्ट करेगा, किसमें, सब सेल के अंदर, राइट। यहाँ पे और ये स्पिन है, बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। जो स्पिन ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का उस सब सेल में, किसी सेल के अंदर सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो ओरिएंटेशन होगा ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। जो आपका क्वांटम नंबर है उसको आप यहाँ पे इस चार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं किसी एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता लगाना है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा, मान लेते हैं एक्स इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम एक्स है, हमें पता करना है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये जो एक्स नाम का इलेक्ट्रॉन है किसी फिक्स्ड एटम में, वो सेल नंबर 2 में है, राइट। जब हमें सेल नंबर मिल जाएगा तो अब हमें ये पता करना है कि जो उसका सब सेल है वो कौन से सब सेल में है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हम सब सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, हमें 1 सब सेल मिल गया, ठीक है। तो l का वैल्यू आ गया हमें 1, तो यहाँ पे एक ये सब सेल है। अब l हमें निकल के आया, और l का वैल्यू क्या होता है, -2 प्लस l, 1 है तो -1 0 और +1, इस तरीके से हमें ढूंढना पड़ेगा। और ये जो n है इस दूसरे सेल में यहाँ पे सब सेल मिलेगा, और इस सब सेल के अंदर यहाँ पे ऑर्बिटल मिलेगा जो sp होगा, राइट। दो सब सेल है और इस दो सब सेल के अंदर हमें ऑर्बिटल मिलेगा s और p, और उस दोनों में से किसी एक में ये x नाम का इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरीके से हमें बताता है जो आपका क्वांटम नंबर है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ पे होगा। अगर हमें ये पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ पे है, तो इस तरीके से हमें किसके हेल्प से, क्वांटम नंबर के हेल्प से पता लग सकता है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, राइट। अब है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है, एन एटम इज नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नॉर्मली यानी जनरल यही होता है। स्पेशल केस में या तो एटम पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा। एटम के पॉजिटिव होने का रीजन ये है कि एटम के ऑर्बिटल से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे जगह चले गया या दूसरे एटम में चले गया जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो उस वक्त क्या हो सकता है, मान लेते हैं किसी एटम के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एक एटम, राइट। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी और एटम में चला गया, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सेम इसी तरीके से कोई और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से निकल करके इसमें आ जाएगा एक, तो ये 9 हो जाएगा। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो पहले 8 था, अब एक दूसरे से आ गया तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर ज्यादा हो गया, चार्ज ज्यादा हो जाएगा सेम एटम में, तो यहाँ पे ये एटम निगेटिव हो जाएगा, राइट। ये एटम निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि प्रोटॉन कहीं और से आ जाएगा, हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के पास जाता है या वहां से आता है, और तभी कोई एटम आयोनाइज होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है या फिर जाता है, इसी की वजह से कोई एटम आयोनाइज होगा, उस पर चार्ज आता है। अब है आपका बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी जस्ट सफिशिएंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट्स, आउटर ऑर्बिट्स इन गैसियस स्टेट, ठीक है। किसी भी एटम का जो गैसियस स्टेट होता है उस स्टेट से उसके आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा वही उसका बाइंडिंग एनर्जी होगा, और उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद है एक्साइटेशन, सप्लाइंग एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट्स, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, ये प्लस हो गया,
ये इसका इनर ऑर्बिट है और ये आउटर ऑर्बिट है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, हम लोग एनर्जी दिए, एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अभी जो इस शिफ्ट होने के बाद जो एटम का स्टेट है वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन। द एटम पोजेस मोर एनर्जी देन इन इट्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। उस समय में क्या होगा, एटम के पास मोर एनर्जी होगा। कब से, जब वो नॉर्मल स्टेट में रहता है, उससे ज्यादा एनर्जी होगा। किस स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, राइट। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड अक्रॉस। अब कहीं पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वहां पे काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड होगा किसी इलेक्ट्रॉन का एक्सिलरेटेड होने के कारण, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ईवी। उसका जो सिंबल होता है हम लोग लिखते हैं ईवी। ठीक है, कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग, convenient unit for measuring energy at microscopic level in radiation physics। रेडिएशन फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अपने एक्सरे का जो कंसोल पैनल होता है जहां से आप एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं किसी पेशेंट के लिए, वहां पे भी आप देखेंगे KeV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इस तरीके का यूनिट यूज किया जाता है रेडिएशन फिजिक्स में ज्यादातर, राइट। ये कन्वीनियंट यूनिट है। ठीक है, अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10 का पावर -19 जूल। इस तरीके से ये सारे आपके कन्वर्जन यूनिट है, आप देख सकते हैं। और जो आपके बुक में है, जो इस चैप्टर में, वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -12 अर्ज। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 4.4 इंटू 10 का पावर -26 किलो वाट आवर्स, राइट। ये 3 है और उसके बाद लास्ट के आपके ये एक ये होंगे और ये। तो ये आपके बुक के हैं, बाकी ये एक्स्ट्रा था जिसको मैं यहाँ पे लगा के रखा। एक होता है आपका न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिला करके आपका एटम का न्यूक्लियस बनाता है और यही न्यूट्रॉन्स यहाँ पे है, उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, 1932 में ये डिस्कवर्ड हुआ था। कैसे हुआ, व्हेन बेरिलियम वाज बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। जब बेरिलियम को बम्बार्डेड किया गया किसके द्वारा, अल्फा पार्टिकल के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हुआ था, न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ था जो जेम्स चैडविक के द्वारा हुआ था। और 1932 में इसको, इस एक्सपेरिमेंट को जनरली किया गया था, राइट। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल विथ जीरो चार्ज। जो आपका न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज है। मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा मास होता है उसका। नॉट अफेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्यों नहीं अफेक्टेड होता है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। किस पे, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो अफेक्ट ही नहीं करेगा किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल न्यूक्लियस एक्सेप्ट हाइड्रोजन न्यूक्लिया, यानी जितने भी एटम है सभी के न्यूक्लियस में ये होता है, हाइड्रोजन को छोड़ करके। स्टेबल द न्यूक्लियस आउटसाइड द न्यूक्लियस द हाफ लाइफ इज 13 मिनट्स। स्टेबल होता है न्यूक्लियस के अंदर, अगर उसको आप न्यूक्लियस से बाहर रखेंगे तो उसका जो हाफ लाइफ है, यानी डिवाइड होने का, टूटने का जो समय है, वो 13 मिनट्स। इजिली पेनिट्रेट अदर न्यूक्लियाई ड्यू टू बीइंग अनचार्ज। बिना किसी चार्ज का है तो वो क्या करेगा, किसी और एटम के न्यूक्लियस में आसानी से वो चला जाएगा। इन हेवियर न्यूक्लियाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सीड दैट ऑफ प्रोटॉन्स। जो सबसे कह सकते हैं, जो ऐसा एटम जिसका न्यूक्लियस ज्यादा हैवी हो, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है देन प्रोटॉन्स के। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए किसके, न्यूट्रॉन्स के, राइट। और ये प्रॉपर्टीज आपके बुक में भी है, उस चैप्टर में भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। जो आपका न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी क्या हो सकता है। स्टेबिलिटी फैक्टर डिपेंड ऑन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो। सबसे पहले तो एटम के न्यूक्लियस में होता क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो होता है वही मैटर करता है, राइट। तो जो लाइटर एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम होगा, स्टेबल विद एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा, एन और पी का रेशियो 1 होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। जो हैवी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है,
एज जेड इंक्रीज, यानी जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, द एनपी रेशियो इज इनिशियली लेस देन 1। अब एनपी का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, और वो क्या करेगा, लीड करेगा इन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो एक एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है, एनपी का रेशियो 1 होना चाहिए। नोट पॉइंट, फॉर स्टेबिलिटी द न्यूक्लियस रिक्वायर मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स टू ओवरकम प्रोटॉन रिपल्सन फोर्स। अब किसी एटम को ज्यादा स्टेबल होने के लिए उसको ज्यादा न्यूट्रॉन का जरूरत होता है प्रोटॉन से ज्यादा, ताकि जो उसका रिपल्सिव फोर्स है वो कम हो सके, और जो न्यूक्लियस है वो आपस में बाइंड रहे, इसकी वजह से ज्यादा न्यूट्रॉन्स का नीड पड़ता है एक एटम को स्टेबल रहने के लिए, एक एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए। इस सब चीज को आप अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको दोबारा से दूसरी से तीसरी बार आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार यहाँ पढ़िए, एक बार बुक पढ़िए, और ये जो आपका नोट्स है उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी जहाँ पे दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पे चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चाहिए, क्या कंटेंट छूट गया है, क्या टॉपिक आपको और जानना है, क्या समझ में नहीं आया। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और कर लेंगे जब आप हमें बताएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।